हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मी एंड मॉमी। दिस इज मी शैली एंड आज हम बात करने वाले हैं कि किस किस क्राइटेरिया के बेस पे हमने दर्श के लिए स्कूल चूज़ किया है। तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो देखा होगा तो यू वुड बी नोइंग कि हम लोग ने दर्श का अभी रिसेंटली नर्सरी में एडमिशन कराया है। एंड आज के वीडियो में हम वही बताने वाले हैं आपको कि किन किन क्राइटेरिया के बेस पे हमने उस स्कूल को शॉर्टलिस्ट किया था। और आई थिंक ये सारे पॉइंटर्स आपके लिए भी बहुत काम के हो सकते हैं अगर आप भी अपने बच्चे के लिए स्कूल सर्च कर रहे हैं, सो दैट कि आप स्कूल को फाइनलाइज करने से पहले इन सारी चीज़ों पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो एक बार ध्यान ज़रूर दें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। इसके अलावा इसको शेयर कीजिए इसे सारे पेरेंट्स के साथ जिनके लिए काम का हो सकता है। तो फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था हमारे लिए वो था स्कूल की लोकेशन, हमारे घर से कितना डिस्टेंस है उसका। तो हमारा प्रेफरेंस यही था कि हम दर्श के लिए जो भी स्कूल चूज़ करें वो मैक्सिमम 10 to 15 मिनट्स के डिस्टेंस पे हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्पेसिफिकली छोटे बच्चों के केस में कि उनका जो स्कूल है वो घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। अदरवाइज अगर बच्चे को एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा स्कूल आने जाने में ही लग जाएगा तो बच्चे का आप समझ सकते हैं कितना वो थक जाएगा स्कूल बस में बैठा हुआ, या आपके लिए भी इमरजेंसी में कभी जाना कितना डिफिकल्ट होगा, आप बहुत जल्दी वहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। तो इसलिए इस हमारे अकॉर्डिंग और हमारे लिए प्रेफरेंस भी थी कि हम जो भी स्कूल सर्च करें वो हमारे घर से कंपैरेटिवली पास हो। इसके अलावा जो हमारे लिए एक प्रायोरिटी थी वो थी डे बोर्डिंग। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वी बोथ आर वर्किंग, तो अगर लेट्स से कोविड टाइम के बाद कभी भी जब हमारा ऑफिस स्टार्ट होगा तो उस केस में ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा कि दर्श के साथ घर पे कोई रहे, हम दोनों को ही ऑफिस जाना होगा। तो इसलिए हमारे लिए ये भी इम्पॉर्टेंट था कि हम एक ऐसा स्कूल सर्च करें जिसमें डे बोर्डिंग फैसिलिटी अवेलेबल हो अगर हमें फ्यूचर में कभी भी वो चाहिए होती है। तो नेक्स्ट पैरामीटर था हमारे लिए कि वो स्कूल कितना पुराना है, कितना उसकी पॉपुलैरिटी है या कोई ब्रांड नेम है। तो इसका रीज़न ये है कि अगर स्कूल काफ़ी पुराना होगा इसका मतलब वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब बच्चों के लिए अवेलेबल होंगी, जो वहाँ का स्टाफ है वो भी पुराना होगा, और इसके अलावा जो स्कूल का जो इंफ्रा है वो भी बच्चों के लिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना कंफर्टेबल और फ्रेंडली उन लोगों ने कर लिया होगा। नए स्कूल में क्या होता है कि जैसे टीचर नहीं होती है या इसके अलावा काफ़ी सारी फैसिलिटी होती है जो स्टार्ट नहीं हुई होती है। अगर कोई स्कूल लेट्स से अगर कोई स्कूल लास्ट 2 इयर्स में स्टार्ट हुआ है तो उस सब में इंफ्रा वाइज अगर आप सोचे तो बच्चे कभी स्कूल तो गए नहीं है तो इंफ्रा उसका उतना अच्छा नहीं होगा जितना एक पुराने स्कूल का होगा। बिकॉज आप समझ सकते हैं कि जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो एज अ पेरेंट आपको कितनी सारी चीज़ों की टेंशन रहती है कि वहाँ पे बच्चा कैसे मैनेज करेगा, कैसे वहाँ पे जो नैनी होगी वो कैसे हेल्प करेगी बच्चे को, वहाँ पे टीचर्स कितने होंगे। तो ये सारी चीज़ें पुराने स्कूल में आपको थोड़ा बेटर मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू न्यू स्कूल। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि अगर कोई ब्रांड है तो ब्रांड की अगर नई ब्रांचेस भी खुलती है तो क्योंकि उनको पता होता है कि उनको किस तरीके से बच्चों के लिए स्टाफ मैनेज करना है, तो या तो स्कूल पुराना हो या कोई ऐसा रीनोन ब्रांड हो जिसकी ऑलरेडी मल्टीपल ब्रांचेस हैं, जिसकी वजह से जो इंफ्रा और जो टीचर की मैं बात कर रही हूँ वो वाला प्रॉब्लम ना फेस हो। नेक्स्ट क्राइटेरिया जो हमने देखा था वो ये था कि उस स्कूल में सीबीएसई के साथ साथ कोई एक इंटरनेशनल बोर्ड भी हो, जिसकी अभी तो ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनरली 5th क्लास तक तो बच्चों का आजकल जैसे हर स्कूल में सीबीएसई बोर्ड अवेलेबल होता ही है मैक्सिमम। तो लेकिन हमारा प्रेफरेंस ये था कि अगर 5th क्लास के बाद अगर हमें कभी ऑप्ट करना हो या इन फ्यूचर हमारा कोई अगर प्लान हो तो वहाँ पे अगर सीबीएसई के साथ साथ कोई इंटरनेशनल बोर्ड भी अगर अवेलेबल है तो वो भी हमारे लिए एक ऑप्शन अवेलेबल रहे, उसके लिए हमें फ्यूचर में स्कूल चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। इससे रिलेटेड नेक्स्ट हमारा जो एक क्राइटेरिया था वो ये था कि हमने सिर्फ उन्हीं स्कूलों को शॉर्टलिस्ट किया था जो स्कूल नर्सरी से 12th क्लास तक के थे। उसका रीज़न ये है कि अगर हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई या हमें ज़रूरत नहीं है या हम लोग कहीं पे शिफ्टिंग नहीं करने वाले हैं तो हमें स्कूल चेंज करने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जब एक स्कूल में होते हैं तो वो उस स्कूल के इन्वायरमेंट के साथ थोड़े कंफर्टेबल हो गए होते हैं और काफ़ी सारे जो उनके फ्रेंड्स होते हैं वो उसी स्कूल में होते हैं। तो बच्चों के लिए स्कूल स्विच ना करना काफ़ी बार काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में उस एरिया में होते ही हैं। और नए स्कूल में उनको थोड़ा सा एंजाइटी रहती है कि कौन मिलेगा, कैसे टीचर्स होंगे, कैसे मेरे फ्रेंड्स बनेंगे। तो थोड़ा सा ये भी एक अच्छा रहता है कि अगर बच्चे स्टार्टिंग से लेकर 12th क्लास तक एक ही स्कूल में है तो उन्हें कभी भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं पड़ रहा है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसको हमने ध्यान में रखा था विच इज़ कि उस स्कूल में क्या क्या स्पोर्ट्स अवेलेबल हैं और इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज़ जिनको हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बोलते हैं वो क्या क्या एक्टिविटीज़ अवेलेबल हैं
जिसमें स्पोर्ट्स में तो आप जानते हैं कि फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, ये सारी चीज़ें जो ग्राउंड में हम खेल सकते हैं, फिजिकल गेम्स ये सारे होते हैं। एक्टिविटीज़ में लाइक आपका म्यूजिक है, डांसिंग है, स्केटिंग है, बेसिक जो फैसिलिटीज आजकल काफ़ी स्कूलों में मिलती है, ड्रामा इस टाइप की। तो ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चों के लिए अवेलेबल है या नहीं है। ऑब्वियसली नर्सरी क्लास में बच्चा स्पोर्ट्स या ईसीए में इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करने वाला है, बट जैसा कि हमने बोला कि हमारा प्लान था कि वो लॉन्ग टर्म तक एक ही स्कूल में रहे, तो उस स्कूल में वो सारी फैसिलिटी भी होनी चाहिए अगर उसको फ्यूचर में किसी में भी कोई इंटरेस्ट आता है। इसके अलावा ये सारी फैसिलिटीज़ बच्चों के लिए काइंड ऑफ उनके करिकुलम का पार्ट है या नहीं है, ये जानना भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे काफ़ी सारे स्कूल में जब हमने बात की थी, तो किसी स्कूल में उनके करिकुलम में कोई एक स्पोर्ट वो चूज कर सकते हैं बड़े होके, एक स्पोर्ट्स और एक एक्टिविटी। कुछ स्कूलों में 2 स्पोर्ट उनके करिकुलम का पार्ट होता है। तो इस तरीके से क्या क्या, सबसे इम्पोर्टेंट, क्या क्या जो स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ हैं वो अवेलेबल हैं और क्या क्या उनके करिकुलम में वो किस तरीके से वो इंक्लूड होती हैं, ये दोनों ही चीज़ें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली अगर आपका इंटरेस्ट है कि आपका बच्चा फिजिकल स्पोर्ट्स में और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है नर्सरी एडमिशन के केस में, जो हमारे लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, विच इज़ स्टूडेंट टीचर रेशियो। उसका मतलब ये है कि एक क्लास में कितने बच्चे को के साथ कितनी टीचर्स और कितनी नैनियाँ आया रहेंगी। मैक्सिमम स्कूलों में जिनमें हमने बात की थी उसमें लाइक 25 से 30 बच्चों की स्ट्रेंथ थी और उनके साथ 2 टीचर और 1 नैनी थी। मतलब एक टीचर जनरली 12 से 15 बच्चों को मैनेज करेगी विद अ नैनी, कहीं कहीं पे 2 नैनी भी थी। तो इट ऑल डिपेंड स्कूल टू स्कूल, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका स्टूडेंट टीचर रेशियो है वो 10 से 15 के बीच में हो। उससे क्या होगा कि एक टीचर जो है वो पर्टिकुलर बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दे पाएगी, उसकी प्रॉब्लम्स अगर बच्चे को कुछ है तो वो ज़्यादा फोकस कर पाएगी। अगर लेट्स से सिंगल टीचर है, वो 40 बच्चों को अगर उसे मैनेज करना है, तो यू कैन इमेजिन कि वो कैसे उनको मैनेज करेगी। हमसे तो घर पे एक बच्चा हमारी हालत ख़राब कर देता है। तो स्टूडेंट टीचर रेशियो जितना ज़्यादा कम हो, मतलब जितने कम बच्चों को टीचर संभाले उतना ही बेटर है, स्पेसिफिकली ड्यूरिंग दीज इनिशियल 2-3 ईयर्स, क्योंकि बच्चे वहाँ पे इतने समझदार नहीं होते, उन्हें काफ़ी हेल्प चाहिए होती है टीचर की। इसके अलावा हमने ये भी कोशिश की थी कि जो जो भी स्कूल हम शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं उन स्कूलों के बारे में उनके रिव्यूज़ हम जानें, वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीकों से। ऑनलाइन तो आप गूगल पे डाल सकते हैं, गूगल पे बहुत अलग अलग वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे किसी पर्टिकुलर स्कूल के बारे में। इसके अलावा कोरा पे आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, वहाँ पे अगर कोई स्कूल पुराना है तो देयर आर हाई चांसेस कि आपको कोरा पे मिल जाएंगे उस स्कूल के रिव्यूज़। इसके अलावा ऑफलाइन, जैसे आप जिस भी एरिया में रहते हैं, तो ऑब्वियसली अगर स्कूल आपके सोसाइटी के, आपके एरिया के पास में है तो देयर आर हाई चांसेस कि कोई ना कोई बच्चा वहाँ पे जाता होगा। तो ऐसे पेरेंट्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं जिनके बच्चे आसपास उस स्कूल में जाते हैं, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस है वो आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये इससे आपको एक जज करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप जो भी स्कूल शॉर्टलिस्ट करें वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी और क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, ये ज़रूर इंश्योर कीजिए, ज़रूर चेक कीजिए। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्कूल विजिट करने ज़रूर जाएं। तो मैं आपको कुछ चीज़ें पॉइंटर्स बता रही हूँ जिनके लिए आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपकी चेकलिस्ट में है वो भी आप ज़रूर वेरीफाई कीजिए। जैसे आप स्कूल में गए तो स्कूल में कोई आपको बिना एंट्री के जाने दे रहा है या एंट्री करा रहा है या आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्कूल के अंदर कोई भी घुस सकता है। स्कूल में सीसीटीवी है या नहीं है, कहाँ कहाँ पर वो है, बच्चों की जो क्लासेस हैं वो एरिया कितना सेफ है बच्चों के हिसाब से। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे जिस एरिया में घूमेंगे वहाँ पे अगर बच्चे अकेले चले जाएं तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी है कि नहीं है। जैसे सपोज बच्चों को खेलते हुए चोट लगना बहुत कॉमन सी चीज़ है, तो क्या स्कूल में कोई मेडिकल रूम है या नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्पेसिफिकली क्या क्या एक्टिविटीज अवेलेबल हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में क्या वो कुछ सिखाते हैं, उनकी लैब्स कैसी हैं। तो ये सारी चीज़ें आप स्कूल में विजिट करके देख सकते हैं। इनके बारे में आपको ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम एक पोर्टल के बारे में एक्सप्लेन किया था, यूनी अप्लाई। वैसे और भी काफ़ी सारे पोर्टल्स हैं, तो आप ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाके भी देख सकते हैं कि उस स्कूल में सेफ्टी और फैसिलिटी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं बच्चों के लिए। नाउ है लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज़ बजट। तो ऑब्वियसली एक स्कूल बहुत ही अच्छा है बट वो आपके बजट से बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो ये भी टोटल आपका कॉल है कि आप मैक्सिमम कितने बजट में जा सकते हैं। क्योंकि आजकल स्कूल में ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मंथली फीस आपको पे करनी है, उस मंथली फीस के साथ ट्रांसपोर्ट फीस भी जाती है। अगर स्कूल मील देता है तो मील की फीस भी जाती है। आजकल तो बुक्स, यूनिफॉर्म, बैग, एवरीथिंग आपको स्कूल से लेना पड़ता है। तो वो सिर्फ 1 महीने की फीस नहीं होती है, आप एनुअली उसको ज़रूर देखिए कि एनुअल जो फीस उस स्कूल में आपको पे करनी पड़ रही है। सारी चीज़ें आपको कहीं भी मिलेंगी नहीं।
आपको स्कूल में चेक करना पड़ेगा कि यूनिफॉर्म का कितना जाता है, डे बोर्डिंग का कितना जाएगा, मील्स का कितना जाएगा, ट्रांसपोर्ट का कितना जाएगा। तो वो टोटल अगर बजट आपको फिट है, बैठ रहा है, तो डेफिनेटली आपको उस स्कूल में जाना चाहिए। लेकिन अगर स्कूल बहुत अच्छा है, सब कुछ पसंद आ गया है, सब कुछ बेस्ट है, बट अगर वो बजट में फिट नहीं बैठ रहा है, तो वो उस स्कूल को हम कैसे चूज कर सकते हैं। तो यही सब हमने क्राइटेरिया लगाया था, जिसके बेस पे हमने 6 स्कूल शॉर्टलिस्ट किए थे और उन 6 में से हमने 1 बाय 1 अप्लाई किया था और लकीली एक पे हमारा हो गया। तो आई होप कि जो 10 पॉइंट्स मैंने आपको बताए, इन पॉइंट्स को बेसिस पे अगर आप स्कूल शॉर्टलिस्ट करेंगे तो आपको कुछ तो थोड़ी सी हेल्प जरूर मिलेगी किसी भी स्कूल को जज करने में और फाइनलाइज करने में। और अगर ऐसा होता है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन नीचे दिया हुआ है, उसके साइड में एक बेल आइकन है, उसको भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो भी हम वीडियोस लेकर आए उनके नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिल जाए, आप उनको फटाफट से देख लें। इसके अलावा नर्सरी एडमिशन पे थोड़ा बहुत कंटेंट और बचा है, विच आई एम प्लानिंग कि मैं एक फाइनल वीडियो में बना के उसको शेयर कर दूं। और आपके कोई भी अगर क्वेश्चन है एडमिशन को लेकर स्पेसिफिकली दिल्ली एनसीआर में, तो आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर डालिए, आई विल आंसर देयर। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो।